ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी वी। हम आरसीसी के जिस तरह से गुप्ता एंड गुप्ता के क्वेश्चंस की एक सीरीज़ देख रहे हैं, जिसमें हम गुप्ता एंड गुप्ता के सारे क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं वन बाय वन, जो कि काफ़ी हेल्पफुल हैं यूपीपीएससी और जेई के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार हम स्टील के सीरीज़ चालू कर रहे हैं। इसमें जो 231 क्वेश्चंस गिवन हैं गुप्ता एंड गुप्ता में, उसको हम पूरा कवर करेंगे और कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम स्टील से। पहला क्वेश्चन जो है स्टार्ट कर रहे हैं हम। द क्वेश्चन इज द हैवीएस्ट आई सेक्शन फॉर सेम डेप्थ इज। आई सेक्शन को क्लासीफाई करने के लिए IS 808 1989 और IS 800 2007 दो का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर पहले IS 808 1989 के हिसाब से हम देखते हैं कि कितने सीरीज़ में क्लासीफाई किया गया है आई सेक्शन को। ठीक है, तो इसमें हम जब देखते हैं तो IS 800 1989 के हिसाब से 4 सीरीज़ में क्लासीफाई करते हैं आप रोल्ड स्टील बीम्स को। ठीक है, ओके। ISJB, that is junior beam. ISLB, lightweight beam. Medium weight beam is ISMB, and the last is ISWB, wide flange beam. ओके, जो रोल्ड स्टील कॉलम और हैवी वेट बीम्स होती हैं उनको दो सीरीज़ में क्लासीफाई करते हैं। IS 808 1989 के अकॉर्डिंग ISSC होता है, एक इंडियन स्टैंडर्ड कॉलम सेक्शन होता है, एंड द नेक्स्ट इज ISHB, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी वेट बीम होती हैं। ठीक है, नोट अकॉर्डिंग टू IS 800 2007 जो हम आई सेक्शन को क्लासीफाई करते हैं वो 5 सीरीज़ में करते हैं, दैट इज़ ISJB, LB, MB, WB एंड HB। ठीक है, इसमें ISSC नहीं रहता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू IS 800 अगर पूछा जाए तो आपको बताना है कि 5 सीरीज़ में हम क्लासीफाई करते हैं। कुछ एप्लीकेशंस हैं इसकी, वो हम देख लेते हैं। जैसे ISJB को यूज़ करते हैं हम लिंटल्स में। लिंटल्स वो होता है जो आप विंडोज़ के ऊपर यूज़ करते हैं, जो मैसनरी का लोड लेता है। ठीक है, जो ऊपर मैसनरी है उसका जो लोड आ रहा है ट्रायंगुलर मैसनरी का, उसको लोड लेने का काम करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है लोड को। ठीक है, ISWB जो होता है उसकी लेटरल बेंडिंग स्ट्रेंथ और बकलिंग स्ट्रेंथ अच्छी होती है। ओके, नेक्स्ट ISLB एंड MB जो लाइट वेट बीम है और जो मीडियम वेट बीम है उन्हें फ्लोर बीम्स की तरह यूज़ किया जाता है। जो ISHB है, जो इंडियन स्टैंडर्ड हैवी वेट बीम्स हैं, उनको आप एज ए कॉलम यूज़ करते हो। ठीक है ना, उनका जो सेक्शनल एरिया और जो रेडियस ऑफ जेरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है ISHB का। सेम डेप्थ के लिए अगर आप देखोगे तो ISHB जो है वो हैवीएस्ट आई सेक्शन होता है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन में जो आपसे पूछ रहा है कि द फॉर द सेम डेप्थ द हैवीएस्ट आई सेक्शन इज, तो ISHB आपके क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। In case of single angles in tension connected by one leg only, the net effective area as per IS 800 is। ठीक है, नेट इफेक्टिव एरिया आपको निकालने की जब ज़रूरत पड़ती है जब शियर लैग इफेक्ट आता है। शियर लैग इफेक्ट क्या होता है कि जो इसेंट्रिसिटी ऑफ लोड के कारण जो एंगल सेक्शन है उसमें जो कनेक्टेड लैग है वो तो फुली स्ट्रेस्ड हो जाता है और उसका जो स्ट्रेंथ है वो फुली यूज्ड हो जाती है, बट जो अनकनेक्टेड लैग है वो फुली स्ट्रेस्ड नहीं हो पाता है। ठीक है, जो स्ट्रेंथ उसकी है वो पूरी तरीके से यूज़ नहीं हो पाती है। ठीक है ना, इसके कारण अपने को क्या हो, इसकी कारण आपको जो एरिया है वो इफेक्टिव एरिया लेना पड़ता है, नेट एरिया लेना पड़ता है। आप ग्रॉस एरिया नहीं ले सकते पूरे एंगल का। ठीक है, तो वो नेट एरिया आपको निकालने के लिए कुछ कोड रिकमेंडेशन है, वो हम देख लेते हैं कि कैसे नेट एरिया निकलता है। जैसे अगर नेट एरिया आपको निकालना है तो यहाँ पे A1 + KA2 रहता है। जो A2 रहता है वो ग्रॉस एरिया रहता है अनकनेक्टेड लेग का। जैसे कि ये एक आपकी गसेट प्लेट हो गई, ठीक है ना, और ये आपका एंगल सेक्शन हो गया। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे अगर बोल्ट लगा दिया है तो ये वाली जो लैग हो जाती है, एक मिनट,
ये जो लैग हो जाएगी आपकी वो क्या हो जाएगी, कनेक्टेड लैग हो गई, और ये वाली जो लैग होती है वो नॉन कनेक्टेड लैग होती है, क्योंकि यहाँ पर ये वाली लैग बोल्ट से कनेक्टेड है और ये वाली क्या है, नॉन कनेक्टेड है। तो जो नॉन कनेक्टेड लैग होती है उसे आउटस्टैंडिंग लैग भी बोलते हैं, ठीक है। और जो कनेक्टेड लैग होती है उसको आप कनेक्टेड लैग ही बोलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, आप कनेक्टेड लैग का आप नेट एरिया लेते हैं, ठीक है ना। A1 जो है वो नेट एरिया है कनेक्टेड लैग का। नेट एरिया में क्या होता है, जो होल का डायमीटर का जो एरिया आ रहा है वो हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। और जो आउटस्टैंडिंग लैग है, आउटस्टैंडिंग लैग में आप क्या करते हो, आउटस्टैंडिंग लैग में A2 जो है वो ग्रॉस एरिया होता है, उसका आप मल्टीप्लाई करते हो एक फैक्टर K से, जो कि K इज़ लेस देन 1 होता है, ठीक है। क्योंकि जो आउटस्टैंडिंग लैग है ये वाली, ये पूरी तरीके से फुली स्ट्रेस नहीं हो पाती है, इसलिए इसका ग्रॉस एरिया लेने के, ग्रॉस एरिया आप पूरा नहीं ले सकते, उसमें एक फैक्टर का मल्टीप्लाई करना पड़ता है जो लेस देन 1 होता है, ठीक है। वहाँ से आपको ये फॉर्मूला मिलता है। A1 की वैल्यू निकालने के लिए जो कनेक्टेड लैग की लेंथ है, जैसे ये L1 हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा क्या हो जाएगा, कनेक्टेड लैग है, तो ये आपकी क्या हो गई, L1 हो गई, ठीक है। 0.5 टी जो है थिकनेस ऑफ एंगल सेक्शन है, D0 जो है वो होल का डायमीटर है, और टी क्या हो जाता है, थिकनेस, ठीक है। तो इधर से आप क्या निकाल लोगे, A1 निकाल लोगे कनेक्टेड लैग का। A2 जो है वो ग्रॉस एरिया होता है आउटस्टैंडिंग लैग का, ठीक है। तो L2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये L2 हो गया आपका, ओके, ये L2 हो गया। थिकनेस आपको पता ही है, ठीक है। तो 0.5 टी माइनस करेंगे इंटू टी, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग लैग का ग्रॉस एरिया आ जाएगा। अब के की वैल्यू निकालने के लिए ए सिंगल एंगल कनेक्टेड बाय वन लैग, तो ये कंडीशन अपनी यही दिखा रही है, सिंगल एंगल कनेक्टेड बाय वन लैग। तो यहाँ से जब आप के निकालोगे तो के क्या आ जाएगा, 3A1/3A1 + A2, ये फॉर्मूला होता है के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन में A1 गिवन है, जो क्वेश्चन में A1 गिवन है, देखिए A इज़ द नेट सेक्शनल एरिया ऑफ कनेक्टेड लैग एंड B इज़ द एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लैग। तो A हमें पता है कि नेट एरिया है कनेक्टेड लैग का A1, और A2 क्या है, ग्रॉस एरिया है आउटस्टैंडिंग लैग का। तो A1 और A2 की जगह A और B पुट कर देंगे आप, यहाँ पे A1 की जगह A और A2 की जगह B पुट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जब आप रीअरेंज करेंगे तो K की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1/1 + 0.33 इंटू B/A, ठीक है। अब इस K की वैल्यू अगर आप A नेट में पुट करेंगे, इस वाली ये वैल्यू अगर आप यहाँ पुट करते हैं, ठीक है, तो आपको जो वैल्यू मिल जाएगी A नेट की वो A + B/1 + 0.33 B/A मिल जाएगी, ठीक है। ओके, सो जो आपका यहाँ पे ऑप्शन मैच करेगा वो बी ऑप्शन मैच करेगा, ठीक है। तो आपको नेट एरिया निकालना था जो आपने निकाल लिया है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, as per IS 800 the maximum deflection in beam should not exceed। जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है IS 800 के अनुसार वो कितना होना चाहिए, मतलब कितने से एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू IS 800 1984 अगर आप देखोगे तो L/325 जो होता है ये वैल्यू गिवन है IS 800 1984 में, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर हो जाएगा वो तो सी हो जाएगा। बट जो अकॉर्डिंग टू न्यू कोड है IS 800 2007, उसके अकॉर्डिंग जो सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में अगर जो सपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं, सपोर्टिंग एलिमेंट्स आर ससेप्टेबल टू क्रैकिंग, ठीक है, लाइक ए ग्लास पैनल, तो उस केस में जो मैक्सिमम परमिसिबल डिफ्लेक्शन है वो स्पैन बाय 360 हो जाता है। और अगर इट इज़ नॉट ससेप्टेबल टू क्रैकिंग तो क्या होता है, जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है वो स्पैन बाय 300 हो जाता है। यहाँ पे अभी हम सिंपली सपोर्टेड बीम की बात कर रहे थे,
बट अगर कैंटिलीवर बीम है तो उस केस में क्या होता है, जो डिफ्लेक्शन है वो 2 टाइम्स हो जाता है सिंपली सपोर्टेड के। तो अगर यहाँ पर मैक्सिमम परमिसिबल डिफ्लेक्शन स्पैन बाय 360 था, तो अगर कैंटिलीवर की बात करोगे तो स्पैन बाय 180 हो जाएगा। वहीं अगर इस केस की बात करें जब इट इज़ नॉट ससेप्टेबल टू क्रैकिंग, तो कैंटिलीवर के केस में क्या हो जाएगा, स्पैन बाय 150 हो जाएगा। इट इज़ 2 टाइम्स ऑफ सिंपली सपोर्टेड। बट क्वेश्चन में जो है वो IS 800 पुराने कोड के हिसाब से ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो यहाँ पे L/324 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेंडिंग, कंप्रेसिव एंड टेंसाइल stresses respectively are calculated based on, देखिए जो बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जो होते हैं वो जनरली हम ग्रॉस एरिया के बेस पे लेते हैं, ठीक है। और जो टेंसाइल स्ट्रेसेस होते हैं वो हम नेट एरिया के बेस पे लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ, ये मान लीजिए आपकी प्लेट है, ठीक है ना, यहाँ पे आपके मान लीजिए बोल्ट लगे हुए हैं, ठीक है। तो जब आप टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट निकालते हो, तो जब आपका ये सेक्शन है, क्योंकि ये सेक्शन ज़्यादा सक्सेप्टेबल है कि यहाँ पे टीयरिंग ऑफ प्लेट हो सकती है, ठीक है। तो जब आप निकालते हो, मान लो ये बी विथ है, ठीक है, बी विथ है, तो जब आप टीयरिंग स्ट्रेंथ निकालते हो तो जो टीयरिंग एरिया या फिर जो एरिया लेना है, ठीक है, तो उसमें आप क्या करते हो, जो नेट एरिया लेते हो वो बी माइनस एन इंटू डी नॉट लेते हो। डी नॉट क्या होता है, डी नॉट होता है होल का डायमीटर, ठीक है, डी नॉट। और यहाँ पे क्या हो जाता है, अब मल्टीप्लाई कर देते हो थिकनेस का, ठीक है, थिकनेस ऑफ प्लेट, ठीक है। तो ये क्या हो गया बी, और मान लो 3 बोल्ट हैं तो 3 इंटू डी नॉट, ठीक है, डी नॉट डायमीटर ऑफ होल हो गया इंटू थिकनेस। तो इससे क्या करते हो, आप नेट एरिया निकाल लेते हो, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, टेंसाइल स्ट्रेसेस के केस में जब टेंशन आ रहा है तो उस केस में आप क्या कर रहे हो कि नेट एरिया के बेस पे काम कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा।